बेटा कल हमने नस्ट इक्वेशन पढ़ा। यस सर। आज हम नस्ट इक्वेशन के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि उसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं या उसके बेसिस पर हमसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ नस्ट इक्वेशन। इन एप्लीकेशंस में सबसे पहला एप्लीकेशन है जो हम कर चुके हैं, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल और ई ऑफ सेल। तो आपको याद होगा हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन ड्राइव ही इसीलिए किया था। मैं एक बार इस इक्वेशन को लिख लेता हूं, हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय n log Q। याद आ रहा है बेटा? यस सर। तो इस तरह से हम यहाँ पर ई ऑफ सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। ई नॉट ऑफ सेल जो है वो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाता है और उस सेल रिएक्शन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए बैलेंस में ये n मालूम चल जाता है और रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन क्यूसेंट Q कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यूज पुट करने पर हमें ई ऑफ सेल दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल और सेल पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस नस्ट इक्वेशन से। ये इसका पहला एप्लीकेशन है। इसका दूसरा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। ओके बेटा, वो कैसे, इस चीज को आप लोग समझ सकते हो कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर हमें एक हाफ सेल हम उसको बोल सकते हैं जो रिएक्शन हो रही है। तो अगर मैं ले लूं यहाँ पर लेट हाफ सेल रिएक्शन, ये रिएक्शन है कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयन ए पे पावर एन वो सॉरी ए एन प्लस चार्ज का कोई एक सॉल्यूशन है, ये आयन है जो एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रहा है ये सॉलिड में। तो अगर मुझे इसके लिए ये हाफ सेल रिएक्शन के लिए अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो मैं बेटा इक्वेशन कैसे बनाऊंगा? आपको मैंने बताया था फॉर एनी रिएक्शन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी क्या होता था? एन एफ ई। यहाँ पर ई जो है वो इलेक्ट्रोड का है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब एक कंप्लीट सेल रिएक्शन होती है प्रोसेस तो वहां पर ये सेल पोटेंशियल दैट इज ईएमएफ होता। यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या है कि ए एन प्लस गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू ए इज इक्वल टू माइनस एन एफ, ये होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ए एन प्लस ऑब्लिक ए। जो कल हमने पढ़ा था वही बस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम। डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज प्लस आर टी एल एन क्यू। आप याद होगा कल हमने क्या किया था? हमने माइनस एन एफ का डिवाइड किया पूरे इक्वेशन में, एल एन को लॉग बेस 10 में चेंज किया और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट की। तो हमें डायरेक्ट क्या मिला था? मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ई ऑफ ए एन ऑब्लिक ए दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए is equals to standard reduction potential of A that is SRP minus 0.0591 upon N log Q। ओके बेटा, हो
Yes, sir. आप चाहो तो इसके बीच के सारे स्टेप्स को आप लोग देख करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारे पास जो नस्ट इक्वेशन आया था सेल के लिए, हम उसी तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं। ये भी नस्ट इक्वेशन है और इस तरह से मैं किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। ये क्या है? ये इसका SRP है। क्या है बेटा? ये ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जो हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से कैलकुलेट किया है। अगर सपोज करो आपसे क्वेश्चन में वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ लेता है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? वहां पे लिखा हुआ क्या होगा? A/AN+ रिड्यूस्ड फॉर्म से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अगर वो आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ ले क्वेश्चन में, और आपने कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस फॉर्म में? नस्ट इक्वेशन से रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में, तो आप लोग जानते हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों बराबर होते हैं, सिर्फ साइन अपोजिट होता है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, तो sir. आप लोगों से कैलकुलेशन में मैंने यहाँ पे जो बताया है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन की है मैंने दोनों तरीके से। पहली क्या की हमने रिडक्शन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर वही आपसे पूछा है या आपके किसी क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन के आंसर में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल आप कैलकुलेट करोगे नस्ट इक्वेशन से, उसका साइन अपोजिट कर दोगे। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। इसी तरह से हम यहाँ पर और क्या चेक कर सकते हैं, और क्या एप्लीकेशन है? वो है स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन। ये हमने कल ही पूरा पढ़ लिया था। कैसे चेक करते हैं कि हम किसी भी सेल का ई ऑफ सेल दैट इज EMF ऑफ सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर EMF ऑफ सेल कैलकुलेट हम करेंगे तो 3 वैल्यू आएंगी। क्या क्या हो सकती हैं वैल्यूज बेटा? ये वैल्यूज आइदर मे बी 0 और लेस देन 0 और इक्वल टू 0। याद आ रहा है बेटा? अगर E ऑफ सेल आपका लेस देन 0 है, इसका मतलब प्रोसेस क्या होगी? रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। याद आ रहा है बेटा? अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। और अगर E ऑफ सेल EMF ऑफ सेल इज मोर देन 0 है, दैट इज पॉजिटिव है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. हाँ, ये हम कल प्रूव कर चुके थे डेल्टा जी से, पर एक बार फिर लिख दिया। तो इस तरह से हम नस्ट इक्वेशन से ई ऑफ सेल कैलकुलेट कर लेते हैं, और उस ई ऑफ सेल की वैल्यू के बेसिस पर हमें बता सकते हैं कि उसके अंदर होने वाली रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम से मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो सिस्टम है जो हमने बनाया एनोड कैथोड वो सब लगा करके, वो इज नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है। और अगर स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये काम कैसे कर रहा है? सिस्टम इज वर्किंग एज, आप इस चीज को इस तरह से भी आप लिख सकते हो, जो हमने बनाया सिस्टम जिसको हम सेल कह रहे हैं, वो इज वर्किंग एज गैल्वेनिक सेल। वो गैल्वेनिक सेल की तरह से वर्क कर रहा है, मतलब उसमें हमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस आ जाता है, ई ऑफ सेल लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव आ रहा है, इट मीन सिस्टम दैट इज सेल जो हमने बनाया इज वर्किंग एज, ये अभी भी काम कर रहा है, बट अभी काम कर रहा है कैसे कर रहा है? एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कैसे काम कर रहा है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। इट मीन्स हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग दे रहे हैं बाहर से किसी सोर्स से। इज दैट क्लियर बेटा? इतना क्लियर हो गया? यस सर। तो इसके अलावा हम इसका और कहाँ यूज कर सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन का?
नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है, मैं इसको इरेज कर दूं। Yes, sir. नेक्स्ट हम इसका यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट pH ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो हाइड्रोजन पे जो इलेक्ट्रोड है, अगर उस पर HN कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है, ठीक है बेटा, तो वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, जिसका EMF, ये जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने आर्बिट्रेरली 0 कंसीडर किया था। लेकिन अगर HN कंसंट्रेशन उस पर चेंज हो जाए तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं कहेंगे और ना ही उसके पोटेंशियल को हम 0 कह सकते हैं। अब वो 0 से चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? एनी प्रॉब्लम? अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, आप रिएक्शन देखो। यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर जो एचाइंस हैं वे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बना रहे होंगे, ये एक सॉल्यूशन है। या फिर वो हो सकता है कि कोई सेल हो और किसी सेल में हमने क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रोड लिया हुआ है और उस इलेक्ट्रोड के साथ में हमने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी लिया हुआ है और इन दोनों को मिलाकर के हमने एक सेल बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है बेटा? एक सेल है ये। आप इस इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो, तो मैं यहाँ पे ई रेफरेंस लिख देता हूं। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई रेफरेंस। तो कोई एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेकर के, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेकर के मैं कोई एक पूरा कंप्लीट सेल भी आपका बना सकता हूं। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मैं केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर बात करूं या फिर मैं कोई एक सेल लूं। इज दैट क्लियर बेटा? मुझे इंफॉर्मेशन जो गिवन हो सकती है वो दो तरह से गिवन हो सकती हैं। अगर मुझे यहां से मैं देखूं तो अभी मैंने कैलकुलेट किया था ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H प्लस ऑब्लिक H2 is equal to standard of H plus oblique H2 minus 0.0591 upon 2, क्योंकि यहाँ पर अब n पता है मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं चेंज, log Q। Q में क्या होगा, H2 गैस है तो इसका प्रेशर अपॉन H आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन H आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, इसको हमने ESHE कहा था, याद हो आपको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, जिसको हमने 0 कंसीडर किया था। ओके बेटा? और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ पे 1 atm लेता हूं तो आपके सामने इक्वेशन बन जाएगा E of H plus oblique H2, दैट इज हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल उसके इलेक्ट्रोड पर विल बी इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर ये वैल्यू जो है SHE की, ये वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दूंगा, 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log pressure of gas now is 1 atmosphere, so is 1 upon H आयन concentration per power 2। अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करते हो तो इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन 2, यहां पर आप इसे कह सकते हो, मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं, log H आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये आपको मैं log के प्रॉपर्टीज में बता चुका हूं कि 1 अपॉन ए को हम माइनस log ए बोल सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी थी log में कि जो पावर्स होती हैं वो आगे आ जाती हैं, तो इस 2 को मैं आगे लेके आ जाऊंगा, तो ये आपके सामने बन जाएगा EH plus oblique H2
is 0.0591 upon 2 into 2 minus log H ion concentration. ओके बेटा, अब यहाँ पर मैं 2 से 2 को कैंसिल कर सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका E H प्लस ऑब्लिक H2 इज इक्वल टू माइनस 0.0591, और ये जो माइनस लॉग एच एन कंसंट्रेशन होती है इसी को हम बोलते हैं पीएच। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा? पीएच। तो इस तरह से अगर मुझे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल पता हो तो मैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करूंगा, 0.0591 का डिवाइड करूंगा और पीएच आ जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये यहाँ पे याद रखें, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ हो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड का तो आप लोग इस तरह यूज करोगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज H2/H+, उल्टा कर दिया मैंने, रिड्यूस्ड फॉर्म से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अगर ये आपको दी हुई है तो आप लोग जानते हो सिर्फ साइन अपोजिट हो जाता है, दैट इज माइनस का प्लस हो जाएगा 591 into pH। तो अगर आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला पुट करोगे, रिडक्शन दिया है तो आप पहले वाला फॉर्मूला पुट करोगे। इस तरह से आपके सामने पहला पार्ट इसका फिनिश हुआ क्वेश्चन का कि अगर आपसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है सेल का, आप सेल का, तो आप डायरेक्ट पीएच निकाल सकते हो। ओके बेटा? लेकिन अगर किसी सेल बना हुआ है, उसने हाइड्रोजन के साथ में सेल बनाया हुआ है, उस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर पीएच क्या होगा ये पूछ रहा है, और उसने क्वेश्चन में रेफरेंस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो उस केस में आप लोग इक्वेशन बना करके सेल रिएक्शन लिख करके Q और N के अकॉर्डिंग आप इसके फॉर्मूले को भी ड्राइव कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर अब उस चीज को डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कैलकुलेशन के बाद आएगी ऑन अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन। मैं इस बात को यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो वो घर पे चेक कर सकता है ड्राइव करके, और इसको अप्लाई करने पर आ जाएगा पीएच एट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, अभी भी एच एन कंसंट्रेशन है, पीएच हम किस पे निकालेंगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर, इज इक्वल टू ई दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके बेटा? माइनस ये जो सेल बनाया है इस सेल का ईएमएफ डिवाइड बाय 0.0591, ये इक्वेशन बन जाएगा। इसका डेरिवेशन तो सिलेबस में नहीं पूछा जाता आपसे सब्जेक्टिव में भी, लेकिन फिर भी आप चाहो तो घर पे इसको कर सकते हो। तो दो तरह के क्वेश्चंस आपसे आएंगे, या तो पीएच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पूछ रहा है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है और पीएच पूछा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उसने सेल बना करके आपसे पूछा है पीएच, तो उस सेल में जो दूसरा इलेक्ट्रोड यूज किया है हाइड्रोजन के साथ उसने, हम उसको रेफरेंस कह सकते हैं। अब रेफरेंस का मतलब होता है जिसके साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने SHE को आपको रेफरेंस कहा है तो हमेशा आप SHE को ही लेके चलोगे। हमने वहां हाइड्रोजन को रेफरेंस इसलिए कहा था SHE को क्योंकि हम उसके रेस्पेक्ट में अदर का कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन का कैलकुलेट कर रहे हैं किसी सेल में दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ। ओके बेटा? दूसरी +1 की एक दो इंफॉर्मेशन आपको दे दूं मैं, और वो ये है कि एक तो पीएच क्या होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए, माइनस लॉग एच एन कंसंट्रेशन वैल्यू को हम पीएच बोलते हैं। अगर आपको पीएच गिवन हो तो डायरेक्ट आप एच एन कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, इसका एंटी लॉग लेकर के, या 10 पे पावर माइनस पीएच वैल्यू जो है उसको लिख दीजिए। मैंने कहा पीएच 3 है तो इसका मतलब उसमें एच एन कंसंट्रेशन 10 पे पावर -3 होगी। ये +1 के टॉपिक्स हैं जो फॉर्मूले मैंने आपको सिर्फ दोबारा से लिख दिए। इज दैट क्लियर बेटा? बेटा बात क्लियर हो गई? यस Yes, sir. हाँ, तो ये आपको यहाँ पर पीएच निकालने के लिए फॉर्मूले ड्राइव कर लेने हैं, या इनको फॉर्मूलों को आप डायरेक्ट याद कर सकते हो।
ये जो मैंने डेरिवेशन किया है समझाने के लिए है। अगर आप इसको आपका नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल आपके मेन फॉर्मूले हैं 1, 2, 3, बस ये काम आने। और ये 11th की आपकी नॉलेज है पीएच क्या होता है उसके अकॉर्डिंग +1 की। तो अब हम इसके एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका कि हम सेल का पीएच के साथ साथ हम यहाँ पर बेटा एक आता है +1 में टॉपिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जो लेस सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं उन लेस सॉल्युबल कंपाउंड के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है और सभी आयनों की सॉल्युबिलिटी का जो प्रोडक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी मींस कंसंट्रेट सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन, उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ solubility product of sparingly soluble, sparingly soluble वाला जो बहुत कम घुलता है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल ही कहते हैं उनको, हम उनको बोलता है यहाँ पे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ऐसे सॉल्ट्स जो बहुत कम घुलते हैं उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए। एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द टॉपिक ऑफ +1, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का पार्ट था ये। तो हम यहाँ पर इस चीज को आगे डिस्कस करते हैं कि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या है। आप ध्यान से देखना, अगर मैंने एक इलेक्ट्रोड लिया, आपको याद होगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया था, और एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, याद आ गया होगा आपको। और इस इलेक्ट्रोड को हमने बनाया था, आपको याद होगा, AgCl सॉलिड एंड KCl एक्वस। याद आ रहा है बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो इसमें हुआ क्या, इसमें ये इलेक्ट्रोड काम कैसे करता है? तो अगर इस इलेक्ट्रोड पे सपोज करो हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। तो वो कैसे होगा कि AgCl जो सॉलिड है इसका Ag इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या बचेगा? Cl माइनस एक्वस। आप यहाँ पर अगर ऑक्सी स्टेट को चेक करो तो आपको पता लग जाएगा Ag+1 में है, क्लोरीन -1 में है। तो रिडक्शन किसका हुआ? Ag का। किसका रिडक्शन हुआ बेटा? बोलो किसका रिडक्शन हुआ यहाँ पर? Ag+ का। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है मेरे बेटा, ये जो AgCl मैंने बनाया सॉलिड, ये तो सॉल्यूशन के अंदर होगा नहीं, ये तो सॉलिड है, ये तो उसके बॉटम में होगा नीचे एज प्रेसिपिटेट। और जब एज प्रेसिपिटेट होगा तो ये Ag+ उस Ag इलेक्ट्रोड के कांटेक्ट में नहीं आएगा। और जब तक कोई इलेक्ट्रोड अपने आयनों के कांटेक्ट में नहीं आता, जैसे मैं यहाँ पे A लूं और ये A+ आयन्स हो, ये कांटेक्ट में आएंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर Ag इधर है और AgCl इधर डिपॉजिट है बॉटम में, तो अब ये तो कांटेक्ट में नहीं आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इससे Ag से Ag+ पर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो पाएगा। तो ये जो मैं प्रोसेस लिख रहा हूँ इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है। कि प्रॉब्लम ये है कि ये जो AgCl सॉलिड है एक्चुअल में इसका रिडक्शन नहीं हुआ। इस AgCl जो सॉल्ट है स्पेरिंगली सॉल्युबल है। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब इसका कुछ पार्ट इसके अंदर घुला हुआ है, बहुत थोड़ा सा। तो इसलिए मुझे यहाँ पर इसको Ag+ को नहीं लिखना चाहिए, मैं यहाँ पर इसलिए डायरेक्ट घुला हुआ पार्ट जो लूंगा
वो Ag+ ही लूंगा। तो हमेशा याद रखना आप लोग कि अपना क्या याद रखना है बेटा, वो कि सॉल्ट में कभी भी आप लोगों को जो सॉल्युबल पार्ट होता है सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि वो आयन ही इलेक्ट्रोड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकता है सॉल्यूशन में घूमते हुए। तो एक तो ये थोड़ी सी हम मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी, वो आप लोगों को मैंने इसलिए बताई है कि ये गलती आपको नहीं करनी है। तो अगर रिडक्शन हो रहा है इस इलेक्ट्रोड पर तब तो रिएक्शन ऐसे होगी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रोड पर हुआ बेटा ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो एक बार वापस समझें, ये Ag है, यहाँ पर AgCl डिपॉजिटेड है बॉटम में इस जगह पर, ठीक है बेटा, ये Ag की रॉड है और इसके अंदर बहुत थोड़े से Ag+ घुले हुए हैं और इसके अंदर थोड़े से यहाँ पर ये, और क्या है, अब इसके साथ क्या लिया हमने, KCl। तो यहाँ पे Cl- एक्सिस में है, Cl- क्योंकि वो KCl से मिल रहा है। ओके बेटा, अब जैसे ही Ag जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, ये जो इलेक्ट्रोड है Ag, ये जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag+ में, सॉल्यूशन में आएगा। और इस सॉल्यूशन में पहले से क्या प्रेजेंट है, Cl- एक्सिस में। तो ये इन Cl- से मिलकर के, Cl- आयनों से मिलकर के क्या करेगा, AgCl जो एक्वस में आया वो Cl- आयनों से मिलकर के कन्वर्ट हो जाएगा AgCl सॉलिड में, प्रेसिपिटेट में नीचे आके डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब एक लिमिट से ज्यादा Ag+ और Cl- आयनों की कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा इसमें नहीं हो सकती, और उस समय इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेट सॉल्यूशन। सैचुरेट मतलब इसमें और अमाउंट डिसॉल्व नहीं कर सकते। और सैचुरेट सॉल्यूशन में Ag आयन कंसंट्रेशन को हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, और इस AgCl के आयंस Ag और Cl आयनों की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहेंगे। वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरी बातें +1 की हैं, ये +2 की नहीं है। मैं सारी बातें आपको सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता क्या है इस लैंग्वेज में। ओके बेटा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बेटा, KSP। तो आप यहाँ पर एक बार इन कुछ डेफिनेशंस +1 की रिवाइज कर लो, इन्हें आप लिख लो। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, इसको S बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन सैचुरेट सॉल्यूशन, या आप इसको लैंग्वेज बोल सकते हो, और इन इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम बेटा कब होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली एट टेम्परेचर, आपको लिखवाया था मैंने। ये सॉल्युबिलिटी होता है। जैसे मैंने यहाँ पर AgCl सॉलिड है, ये मैंने डिजोल्व किया वाटर में, यहाँ वाटर लिया मैंने, इसमें डिजोल्व कर रहा हूं मैं, रिएक्शन फॉरवर्ड हुई, इसका कुछ पार्ट इसमें डिजोल्व हुआ, डिजोल्व मींस आयंस में टूटा। ठीक है बेटा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, एक लिमिट के बाद में Ag+Cl- जुड़ना शुरू हो जाएंगे, बैकवर्ड होगी और AgCl सॉलिड बनेगा। इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया अब इसमें जितना घुलना था घुल गया, जितना बचना था बच गया। तो इस इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन Ag+ की होगी वही Cl- की होगी। उस समय KSP ऑफ AgCl का मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl- आयंस। अगर ये दोनों हमें कंसंट्रेशन जो मिली है सॉल्युबिलिटी इसके टूटने से मिली है, तो मैं इसको यहाँ पे कह सकता हूं इज इक्वल टू S²। व्हाट इज S, S इज मोलरिटी सैचुरेट सॉल्यूशन की। ओके बेटा,
मैं इसके आगे लिख रहा हूं, ये मैंने सिर्फ एक रिवाइज किया ये पार्ट आपके बताने के लिए कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी क्या है, ब्रीफ में रिवाइज किया है। अब मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूं कि हम ईएमएफ ऑफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या नस्ट इक्वेशन की हेल्प से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए मैं आपको फाइनल फॉर्मूले लिखवा रहा हूं। जिन लोगों ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं पढ़ा हुआ है +1 में, उनके लिए +1 की क्लासेस के टाइम बता दूंगा मैं, उस टाइम पर ये क्लासेस लगा लेना। ये ब्रीफ में सिर्फ आपको रिवाइज करवाया है। अब +2 के टॉपिक पे आते हैं। डायरेक्ट इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके हमारा इक्वेशन क्या बनता है वो आप लिख लीजिए। E ऑफ सेल या इलेक्ट्रोड जो आपने लिया हुआ है इज इक्वल टू, या मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड ही लिख देता हूं बेटा, आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। कोई इलेक्ट्रोड है जहां पर कोई एनायन है जो एक सॉल्ट बना रहा है Me मेटल के साथ में, और ये मेटल M है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mn/M, जो ये मेटल था इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है आपको, प्लस 2.303 RT, या फिर मैं यहाँ पर ले सकता हूं बेटा डायरेक्ट वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना था, 0.0591 अपॉन n log KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पर बस ये याद रखना यहाँ प्लस है क्योंकि इक्वेशन में ये आता log 1 अपॉन KSP, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्लस कर रखा है। इज दैट क्लियर बेटा? ये नस्ट इक्वेशन से आपका इक्वेशन बन जाएगा। आपको तो सिर्फ ये यूज करना है। अगर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या KSP की नॉलेज है तो आप ये ड्राइव कर लोगे, इसलिए मैंने ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया। फिर भी अगर आपको किसी को प्रॉब्लम हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में तो +1 में क्लासेस जब चलेंगी उस समय मैं आपको बता दूंगा और उस समय टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है ना बेटा? तो +1 में जो लॉस हुआ है आपका वो +2 में पूरा हो जाएगा। मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा उस टाइम पर। इज दैट क्लियर? अभी आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले से काम चलाएं। और KSP क्या होता है बता दिया मैंने आपको। KSP क्या होगा बेटा? जो सॉल्ट है उसके आयनों की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे दूं आपको, अगर मैं आपसे कहता कि बताओ Hg2Cl2 के लिए KSP क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा KSP इज इक्वल टू Hg2 प्लस आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, Hg2 प्लस आयन होता है, Hg के 2 आयन्स नहीं होते, और क्लोरीन आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अगर AgCl होता तो Ag आयन कंसंट्रेशन इंटू Cl आयन कंसंट्रेशन। तो इस तरह से कोई भी सॉल्ट हो उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। मैंने कहा PbSO4, लेड सल्फेट के लिए KSP का फॉर्मूला क्या होगा? KSP ऑफ PbSO4 इज Pb आयन कंसंट्रेशन एंड सल्फेट आयन कंसंट्रेशन। इज दैट क्लियर बेटा? और इसके बाद में आज का इस आपका सेशन का लास्ट लेक्चर ध्यान से जल्दी से देख लीजिए आप लोग। लास्ट एप्लीकेशन भी है, नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मेरे बेटाओ बहुत सिंपल सी बात है। नस्ट इक्वेशन क्या था? E ऑफ सेल इज E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q, ये था बेटा। और अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा, वी नो दैट, हमें जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन क्यूसेंट को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। और हम लोगों ने अभी ये पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पर E ऑफ सेल जो होता है वो 0 होता है। ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने लिखा वी नो दैट। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस करूं, E ऑफ सेल को 0 पुट कर दूं यहाँ पर, तो 0 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q की जगह पे लिख दूंगा मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लो साहब सॉल्व हो गया। मैं इसको अब इधर लेके आऊंगा, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू
0.0591 अपॉन n, ये प्लस का हो जाएगा लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इज दैट क्लियर बेटा? बोलो बेटा, समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड। तो यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह के आते हैं। आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन होगा तो आप लोगों से स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछ लेगा, या स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का दिया हुआ हो तो आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लेगा। बस आप लोगों को एन पता करना है, उस सेल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं एनोड टू कैथोड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये इस बात का ध्यान रखना। जो नष्ट इक्वेशन है उसी को बस हमने चेंज किया है, कभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए, कभी पीएच के लिए, कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, और हम उसको इस तरह से रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये सेशन जब एंड हो जाए तो इसके बाद में सेम लिंक पर वापस आना है आपको। और अब इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लास्ट टॉपिक है। वो टॉपिक भी नहीं है, अब हमारे पुराने चैप्टर्स के साथ में कुछ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अब हम क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब तो मैं इसे यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। चलो सेशन एंड होता है, आप सेम लिंक पे वापस आ जाओ।